माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए BHIC 134 का आपका एग्जाम है। इन एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, मुझे मतलब याद नहीं था कि इसका भी बनाना है, मैं भूल चुका था। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज भी आप देख के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। ओके, सो आई एम रियली सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको पता ही है ना इस चैनल कितना हेल्पफुल है, नहीं है आपको पता ही है ना। चलिए, BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1950 तक की इसमें चर्चा किया गया है। इतना तक का इतिहास हमको जानने को मिलता है यहाँ पे भारत का इतिहास में। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। BHIC 134 है ना भारत का इतिहास, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? प्राच्यवादियों और उपयुक्तावादियों के मुख्य विचारों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आंसर देखिए। प्राच्यवादियों, ध्यान सुनिए, आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से अभी हेडफोन यूज कीजिए और एयरपोर्ट्स ले लीजिए। अगर एयरपोर्ट्स कान पे लगाइए, हेडफोन लगाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। लास्ट समय आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, शांत में चले जाइए, बिल्कुल शांत में, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए, प्राच्यवादियों और उपयोगितावादियों के मुख्य विचार डैश। पहले समझते हैं हम लोग प्राच्यवाद क्या है। तो प्राच्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में पहली बार आया। यह विचार 18वीं शताब्दी के बाद ही ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम आया। इन्होंने तर्क दिया था कि इन्होंने क्या तर्क दिया था कि भारत को अपने स्वयं के रीति रिवाजों और कानूनों के अनुसार शासित किया जाना चाहिए, और वह इसलिए ताकि भारतीय संस्कृति उनके रंग में भारतीय संस्कृति उनके रंग में ढल जाए। इसके लिए उन्होंने नैतिकता, धार्मिक मामलों, नियम और कानून, चिकित्सा, गणित और अन्य विषयों पर भारत के सभी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। विलियम जोन्स ने इन्हें अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल की एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किया। 1781 में कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया गया और फिर इसमें ही फारसी और अरबी सहित उनकी मूल भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राच्यवाद को बढ़ावा दिया गया। तो ये प्राच्यवाद हुआ। अब आपका आता है यहाँ पे उपयोगितावाद। उपयोगितावाद भी एक प्रकार की जेरेमी बेंथम द्वारा दिया गया विचारधारा है। इनका मानना है कि सुख और दुख लोगों के कार्यों से जुड़े हैं। खुशी या आनंद या फिर गलत अगर यह दुख या दर्द पैदा करती है, तो न केवल कार्य करने वाले के लिए बल्कि इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ होता है। उपयोगितावाद की बात करें तो यह प्रश्न भी उत्तर देने का प्रयास करता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अर्थात मैं इसे साफ बताऊं तो यह इस बात की पुष्टि करती है कि एक व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसे खुशी या आनंद अधिक से अधिक हो सके। तो ये देखिए, शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ। आप लोग कहते हैं कि 5 पेज कैसे हो जाए, भैया आपको हिंट चाहिए, हिंट लीजिए, उसके बाद आप अपना एग्जाम में लिखिए अपने अनुसार। हिंट लीजिए तो ना समझ लेंगे ना, एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे 4 पेज 5 पेज। अंडरस्टैंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है यहाँ पे। 1857 के संग्राम के मुख्य कारणों का विवेचन कीजिए। अंग्रेजों ने किस प्रकार इसका दमन किया, ये बताइए। चलिए ध्यान सुनिए। 1857 के संग्राम में मुख्य कारणों का बात करो तो उस समय ऐसी घटना हुई अंग्रेजों द्वारा जो होना नहीं चाहिए था। उसने भारतवासियों का जीना मुश्किल कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कंपनी की नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि इन नीतियों के कारण भारत के बहुत से किसान, कारीगर, श्रमिक और कलाकार कंगाल हो गए। इसी वजह से जमींदार और बड़े किसानों की स्थिति भी बदतर हो गई है ना, बदतर हो गई। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुआ और जल्द ही भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी, बेहतर हथियारों का इस्तेमाल किया, परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल किया। अब देखिए यहाँ पे विद्रोह का दमन, मैंने बुक से ये पॉइंट लिया है। जिन जिन स्थानों पर विद्रोह संगठित रूप में नहीं उभरा, उन्हें आसानी से दबा दिया गया। पेशावर, सिंगापुर, कोल्हापुर,
चिटागांव और मद्रास जैसे दूर दराज के इलाकों में विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। जुलाई के आरंभ तक विद्रोह अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका था और अंग्रेज इसे दबाने की और प्रवृत्त होने लगे। भारत की अंग्रेजी सरकार के आग्रह पर इस विद्रोह को दबाने के लिए 39,000 तोप, है ना, पर लंदन से रवाना किया गया। नवंबर 57 तक यह सेना हुगली तट पर पहुंच गई। अगस्त के मध्य तक विद्रोहियों को आरा, गया, हजारीबाग सभी बिहार में से निकाल फेंका गया। मार काट के बाद 21 सितंबर को दिल्ली भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इसके बाद विद्रोहियों ने लखनऊ को अपना केंद्र बना लिया। अवध प्रांत में लखनऊ युद्ध का प्रमुख केंद्र था। सभी जिलों से यहाँ गोला बारूद भेजा जाता था और फैजाबाद में भारी बंदूकों की मरम्मत करने की कारखाना खोला गया था। कई तालुकदार व्यक्तिगत तौर पर लड़े। एक आंकड़े के अनुसार अवध में 1.5 लाख लोग मारे गए। ओ माय गॉड। इसमें गैर सैनिकों नागरिकों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। बाप रे। मार्च 1858 में लखनऊ के हार के बाद विद्रोही देहातों में फैल गए और लखनऊ के दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम और उत्तर पश्चिम से विद्रोह को जीवित रखने का प्रयास करने लगा। सितंबर से अक्टूबर 1857 तक विद्रोहियों को यह विश्वास था कि संगठित और योजनाबद्ध आक्रमण से अभी भी अंग्रेजों को अवध से भगाया जा सकता है और वे इस दिशा में प्रयत्न करने लगेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट भी है। देखिए इस विद्रोह प्रमुख नेताओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय है। पहला देखिए, झांसी की रानी जो जून 1858 में लड़ती रही, वीर गति को प्राप्त हुई। लड़ती हुई क्या हुई? वीर गति को प्राप्त हुई। कब हुई? तो देखिए 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई भैया झांसी की रानी। आप सोचिए, है ना। अंतिम पेशवा बाजीराव टू यानी द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और 1859 में के आरंभ में नेपाल जाकर छिप गए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका आरा के कुंवर सिंह, जिन्होंने आजमगढ़ और गाजीपुर को अपना रण क्षेत्र बनाया। मई 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए ये भी वीर गति को प्राप्त हुए, मारे गए। एंड बेगम हजरत महल, जो बाद में नेपाल भाग गई। अवध की सीमा और रोहिलखंड में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने और अंतिम दम तक उसने लड़ाई की। उसकी मृत्यु जून 1858 में हुई। तात्या टोपे की आपका नाम आता भैया। तात्या टोपे अपने मूल स्थान यानी जमुना तट पर बसा कालपी में हारकर जून 1858 में ग्वालियर पहुंचे और अक्टूबर में नर्मदा पार किया। 1859 में उन्हें बंदी बनाकर मृत्यु दंड दे दिया गया। अंडरस्टैंड? तो ये कहानी था इनका। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए स्टूडेंट्स, कि सिख राज्य के उदय पर चर्चा कीजिए। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आंसर देखिए, 15वीं शताब्दी के अंत में ही गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई थी। सिखों में 10 गुरु हुए, जिसमें सबसे पहला जो गुरु था वो था गुरु नानक। लेकिन प्रश्न के अनुसार हम सिखों के 10वें गुरु की चर्चा करेंगे इसमें। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह है, जिसका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और इन्होंने आर्मी में दाखिला लिया और फिर योद्धा बनने के सैन्य कौशल सीखा। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए 1699 में खालसा पंथ की क्या किया था? स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है 1760 ईस्वी में, और जब इनकी हत्या हो जाती है इसके बाद उनका विश्वास पात्र जो सैनिक था बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख सेना नायक और खालसा आर्मी के कमांडर बने, है ना। फिर उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने अपनी सैनिकों की मदद से सरहिंद, अमृतसर और लाहौर को जीत लिया। उसने उसके उन जगहों में सिख साम्राज्य की भी स्थापना करते हुए भारत में उस समय के बाद से सिखों के द्वारा ही पंजाब, लुधियाना, अंबाला, पटियाला आदि राज्य का भी उदय हुआ। अंडरस्टैंड? उनके बाद सारा योगदान महाराजा रंजीत सिंह को जाता है। ये आपका था, शॉर्ट में मैंने बताया, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपके बुक में भी है, सो भी पढ़ते हैं। सिख राज्य का उदय
देखिए पंजाब के राजनीतिक घटना चक्र में एक नया मोड़ रणजीत सिंह के उदय के साथ हुआ। अब रणजीत सिंह का यहाँ पे देखिए उदय के साथ रंजीत सिंह अब आ गया यहाँ पे देखिए कहानी में, है ना। जिस प्रक्रिया का प्रारंभ 18वीं सदी में सिख क्षेत्रीय संगठन के स्थापना के साथ हुआ था, उसकी चरम पराकाष्ठा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पंजाब में रंजीत सिंह द्वारा स्थापित स्वायत्त राज्य की स्थापना के रूप में हुई। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के सरदार महान सिंह का पुत्र था। 1792 में जिस समय उसके पिता की मृत्यु हुई, उस समय वह केवल 12 वर्ष का ही था। उसके उत्तराधिकार में जो राज्य मिला था, उसके अंतर्गत गुजरनवाला, वजीराबाद और सियालकोट, रोहतास तथा पिंडदंदान खान के क्षेत्र आते थे। यह वह समय था जबकि सिख मिसलों का आपसी संघर्ष सर्वोच्चता के लिए चल रहा था। सिख सरदारों के आपसी संघर्षों का जमन शाह के नेतृत्व में 1795, 96 और 98 में अफगान आक्रमणों ने रंजीत सिंह की अपनी ताकत को पंजाब में सुदृढ़ करने में मदद की। रंजीत सिंह ने सफलतापूर्वक सिख मिसलों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और उनको एकमात्र राजनीतिक अधिपत्य के अधीन कर दिया। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टूडेंट्स, भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण की चर्चा कीजिए, 3 चरणों की चर्चा कीजिए, वे किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। चलिए आंसर देखिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। यहाँ पे देखिए उपनिवेशवाद का चर्चा हुआ तो पहले यही समझ लेते हैं। उपनिवेशवाद जब कोई महाशक्तिशाली देश कमजोर देश के प्राकृतिक संसाधनों वाले जगह पर बसता है, वहां का संसाधन का प्रयोग करता है, व्यापार करता है, वहां के लोगों को डरा धमकाकर कब्जा कर लेता है और फिर उसी जगह का सारा लाभ अपने देश भेजता है। ऐसे प्रक्रिया को भैया हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। याद रहेगा ना। चलो भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत की बात करें तो 1757 में हुई थी, जब मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी थी। अंडरस्टैंड। उपनिवेशवाद के स्टूडेंट्स 3 चरण है। पहला है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण जो 1757 से 1813 का था। दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद चरण जिसका है समय सीमा 1853 से 1813 से 1857। उसके बाद है वित्तीय पूंजीवाद का चरण जो 1858 से 1947 तक का है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, यह एकाधिपत्य व्यापार पर प्रत्यक्ष जब्त करने वाला काल है अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल 1757 से लेकर 1813 तक का है। यहाँ पे मैंने आपको 1757 से 1813 तक नहीं लिखा था, है ना। चलो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत एक एकाधिपत्य व्यापारिक निगम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। इस कंपनी के 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि साथ व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। इसका अर्थ था कि अन्य अंग्रेजी व यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों भारतीय माल को खरीदने व बेचने में मुकाबला ना कर सके और ना ही भारतीय व्यापारी ऐसा कर सके। स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिए, इसे आप लोग खुद से रीड कीजिए। पीडीएफ में आपको दूंगा, टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड कर दूंगा और पीडीएफ में मेरा लगा होगा पासवर्ड। क्या लगा होगा? पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना होगा। यह व्यापार के द्वारा शोषण का काल था। दूसरा देखिए आप है उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण जो आपको मैंने बताया था। यह व्यापार के द्वारा शोषण का काल था, है ना। इसमें क्या होता था? शोषण होता था एंड इसे 19वीं शताब्दी में मुक्त व्यापार उपनिवेशवाद भी कहा गया। भारत के अधिकांश भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के तुरंत बाद ब्रिटेन में यह निर्धारित करने के लिए कि यह नया उपनिवेश किसके हितों की पूर्ति करेगा, तीव्र संघर्ष शुरू हो गया। सन 1750 के बाद से ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। नव विकसित औद्योगिक पूंजीपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी तथा इसके भारत के शासन के रूपों पर क्या किया? आक्रमण प्रारंभ कर दिया। और इसे आप लोग आगे पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, है ना। आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां पे कीजिएगा रीडिंग। लेकिन करना है, ये नहीं सोचिएगा भैया नहीं, इग्नोर नहीं करना है इसे।
उसके बाद है उपनिवेशवाद के तृतीय चरण। यह उपनिवेशों के लिए विदेशी निवेशों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का युग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का युग। लगभग 1860 में भारत में उपनिवेशवाद की एक नई अवस्था प्रारंभ की गई थी। यह विश्व अर्थव्यवस्था में अनेक मुख्य परिवर्तनों का परिणाम था। पहला, यूरोप के अनेक देशों जैसे अमेरिका व जापान औद्योगिकरण के प्रसार के साथ संचार में ब्रिटेन की औद्योगिक सर्वोच्चता का यहाँ पे अंत हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए और भी आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव संबंधी विवादों पर क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। किसके? राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव। चलिए देखते हैं आंसर। देखिए यह बात है तब की, देखिए अपने अनुसार मैंने बनाया है, यह बात है तब की जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 72 प्रतिनिधि 1885 में बॉम्बे में मिले। इनमें मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और रोमेश चंद्र दत्त भी शामिल थे। भारतीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय गोपाल दास तेजपाल को जाता है और यह ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। पहले कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस के चरित्र, उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र की ओर स्पष्टतः केंद्रित था। उन्होंने कुछ निम्नलिखित उल्लेख किया है। पहला उल्लेख ये किया, देशों के लोगों के बीच मित्रता तथा आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना। दूसरा, राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को संगठित करना। तीसरा, शिक्षित वर्गों द्वारा तत्कालिक मुद्दों पर व्यक्त मतों को दर्ज करना। और चौथा यहाँ पे है जनहित में उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करना। यहाँ पे आपका क्या होता है भैया? पॉइंट आपका ये होता है। अब यहाँ पे आपको मैंने दिया है कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित विवाद। क्या दिया है? कांग्रेस के उत्पत्ति से संबंधित विवाद। तो आप इसे पढ़ लीजिए भैया, रोक कर आपके बुक में भी होंगे, बट ये पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम है। आप लोग थोड़ा सा पीडीएफ भी तो देखेंगे, पीडीएफ से भी आपको देख लेना है। चलिए मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि सांप्रदायिकतावाद से आप क्या समझते हैं? इसके उद्भव और विकास पर क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। चलिए, सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत कोई भी समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में क्या होते हैं? विभाजित होता है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे सांप्रदायिकता से आप क्या समझ, इसके उद्भव और विकास की बात करेंगे। सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक कारक है इसका भी उद्भव की। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का उदय ने शक्ति संरचना में भारी परिवर्तन किए, जिसका प्रभाव भारतीय समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। साम्राज्यवाद के उदय के साथ ही उच्च वर्गीय मुसलमानों का क्या हो गया? पतन होना शुरू हुआ। बंगाल में जहाँ की उच्च वर्गीय मुसलमानों का सेना, उच्च पदों, प्रशासन एवं न्यायालयों में रोजगार पर अर्ध अध्यापित था, इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने में आया। धीरे धीरे भूमि पर भी उनका आधिपत्य कम होने लगा। उसका देखिए यहाँ पे सेकंड आपका आता है ब्रिटिश नीति की भूमिका। तो सांप्रदायिकता के विकास के लिए अंग्रेजी नीति मुख्य रूप से जिम्मेदार है ना। यह सांप्रदायिकता भारत में पनपी और इसे भयावह रूप धारण कर लिया, जैसा कि 1947 के उदाहरण से स्पष्ट तो है। इसके लिए बहुत कुछ अंग्रेजी सरकार जिम्मेदार है जिसने कि सांप्रदायिकता को काफी बढ़ावा दिया। लेकिन इससे पूर्व की हम नीति पर चर्चा करें, कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होते हैं। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को जन्म नहीं दिया, जैसा कि हमने देखा कुछ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मतभेद पहले से ही मौजूद थे। अंग्रेजों ने इनका निर्माण नहीं किया बल्कि सिर्फ इन परिस्थितियों का लाभ उठाया था, जिससे उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सके? पूरा हो सके। बाकी देखिए स्टूडेंट आप लोग इसे पढ़िए स्टूडेंट, टाइम बहुत कम है, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखिए, यह वही अस्थायी बंदोबस्त है जिसे बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह वही अस्थायी बंदोबस्त है जिसे बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भूमि से उगाई जाने वाली राजस्व को
तय करने का एक समझौता था। राजस्व मतलब होता है कर, आय, ठीक है। तो आय समझ जाओ, राज्य का आय समझौता था जिसका पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में कृषि विधियों और उत्पादकता और भारतीय ग्रामीण इलाकों की राजनीतिक वास्तविकता दोनों पर ही दूरगामी परिणाम थे। अधिकारियों को तो यह भी लगता था कि अगर ऐसा करेंगे तो छोटे किसान और भूमि के स्वामी दोनों को परेशान करके ब्रिटिश साम्राज्य को और भी अधिक बढ़ावा देंगे। बंगाल, देखो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, इसे आप लोग पढ़िए, पढ़िए बुक का ही आपका पढ़िए स्टूडेंट्स, रीडिंग कीजिए इसको। रीडिंग करना है, समझते हुए करना है। पॉइंट मैंने आपको समझाया ना पहले, आप समझते हुए इसे करना, रीडिंग कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रिटिश की बंगाल विभाजन विषय की प्रक्रिया का चर्चा कीजिए। आंसर देखिए, आंसर देखिए क्या है, अंग्रेजों का बंगालों के साथ निरंतर संबंध 1630 के दशक में शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी से ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया गया। इसके बदले कंपनी बंगाल को 3000 वार्षिक दर से रुपये देते थे। 13,000 रुपया का मतलब है क्या, मतलब उससे उस समय का 350 पाउंड होता था। 13,000 रुपया क्या होता था भैया, उस समय का 350 पाउंड होता था। जिस समय 350 पाउंड बंगाल को देती थी कंपनी, उस समय इस कंपनी का निर्यात 50,000 पाउंड मूल्य से भी अधिक। बताओ, जिस समय कंपनी कंपनी के जरिए 350 पाउंड मिलता था भैया यहाँ के लोगों को, उसी समय ये अपने देश में कितना पाउंड भेजता था, 50,000 पाउंड। अब सोच लीजिए भैया, जब 350 पाउंड का 13,000 रुपया बनता है तो 350,000 पाउंड से भी अधिक मूल्य को निर्यात करता था यहाँ से। ठीक है, आप बताओ ये कितना अधिक रुपया का निर्यात करता होगा। इससे बंगाल में क्रांति सूबेदार खुश नहीं थे, क्योंकि इससे इससे उनके राजस्व को क्या हुआ, भारी नुकसान होता था, है कि नहीं भैया। यहाँ का सारा पैसा जब चले जाएगा तो देश में क्या बचेगा, हमारा देश में क्या बचेगा, हमारा देश का सारा पैसा चले जाएगा तो क्या बचेगा, तो खुश नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। हमारा देश का पैसा दूसरा देश जा रहा भैया, है कि नहीं। हाँ, अंग्रेजों ने अपनी ओर से बहुत से साधनों के द्वारा व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए बंगाल में 18वीं सदी के मध्य से ही अंग्रेजों के व्यापारिक हितों और बंगाल के प्रांतीय सरकार के बीच झगड़ा पैदा हो गया। 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। इस संचित में 8 वर्ष के दौरान बंगाल के ऊपर 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जफर और कासिम ने शासन किया, परंतु वे नवाब की प्रभुसत्ता को कायम रखने में असफल रहे और अंततः शासन को नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में चले गया। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये आपके लिए इतना कुछ हिंट काफी है। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास आया है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है, मैसूर राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक नोट लिखिए। तो मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में ही ओडियार नामक राजा के द्वारा हो गया था। उसके बाद उसकी राज्य में आगे चलकर 2 प्रमुख शासन हुए, जिसका नाम है हैदर अली और टीपू। ये 2 नाम थे ना। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। हैदर अली और टीपू दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसे अंग्रेजों को पराजित करने में सफलता मिली। उसके बाद भैया आप मैसूर का उत्थान आप यहाँ से देखिए, बुक से रीडिंग कीजिए, समझिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय चेतना के विकास में साहित्य की भूमिका का परीक्षण कीजिए। आंसर देखिए, 19वीं शताब्दी में ही जन आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और विद्रोहों के अतिरिक्त शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग में एक नवीन चेतना का विकास हो रहा था। मध्यम वर्ग में जागृत इस चेतना ने ही लोकप्रिय असंतोष को एक निश्चित दिशा प्रदान की और राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक बना। शिक्षित मध्यम वर्ग ने भारतीय समाज पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डाली
और इस जागरूक ने उसमें सुधार करने के लिए आध्यात्मिक प्रयास भी किया। आप पेज नंबर 114 में देखते हैं, ये देखो। अब ना इसके बारे में आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 14 में 114 में चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। आंसर है, यह बात है तब की जब हमारे पूर्वजों के सामने कई सामाजिक प्रथाएं थी जो धर्म के नाम पर अपनाई जाती थी, लेकिन यह मानवीय मूल्यों और भावनाओं के अनुरूप नहीं थी। यह आंदोलन देश में प्रचलित सभी प्रकार की अमानवीय प्रथाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने के लिए लाया गया था। इसने भारतीय आबादी के हर समुदाय को जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता प्रथा, पर्दों प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक असमानता और निरक्षरता से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग इतना हिंट रखिए, इतना हिंट से आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरा लिखने के लिए, लेकिन जल्दी आप लोग देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था को किस प्रकार औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विरासत ने प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद जो राज्य उभर कर आया, उसके मूलभूत नियामक और संस्थात्मक ढांचे का आधार लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और संसदीय प्राणी जैसे प्रमुख विचारों ने प्रदान किया, जिनकी वकालत राष्ट्रवादियों द्वारा स्वाधीनता के बाद की गई। तो पेज नंबर 164 में देखना है, सुधारों की पद्धति और विस्तार क्षेत्र। तो इसे आप लोग भैया रीड कीजिए थोड़ा सा, मैंने जो लिखा है ना मैं उसे रीड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना। और देखिए लास्ट में मैंने बनाया, अगर थोड़ा सा टाइम बता ना तो बुक को भी रीडिंग करके सही से आप लोगों को बताता समझाता और भी अच्छा से, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोगों को इतना बड़ा देखिए नोट्स तो दे ही रहा हूं ना, है नोट्स तो दे ही रहा हूं ना। नेक्स्ट देखिए, ये भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से कि नहीं, रीड कर लीजिएगा प्लीज। मेरा बात मानते हैं ना आप लोग कितने प्यारे हैं ना, बात मानते हैं मेरा, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इतना इतना सपोर्ट करते हैं, मजा आता है, बहुत मजा आता है। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, हैदराबाद और मिस्र के स्वतंत्र राज्यों के रूप में उद्भव पर चर्चा। तो ये भी आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से रीड कर लीजिए स्टूडेंट्स, है ना, थोड़ा समय अधिक हो गया है। ये जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा ना, इसे जरूर रीड करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। 16 सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास, ये सब टिप्पणी वाला है, ये समझे, टिप्पणी वाला क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने फिर टिप्पणी लिया है, देखो क्या लिखा है, रॉलेट एक्ट। ये सब जितना भी है उसको सभी देख के जाना। रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून है, रॉलेट एक्ट क्या है भैया, एक कानून है। तो एक ऐसा काला कानून है जो 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार के शासन द्वारा उभरा। यह भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति का सिफारिशों के आधार पर बनाई गया था। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध नियम 1919 था। इस कानून को बिना भारत की इच्छा से बनाने का यह कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई। अब उसके पास तो शक्ति आ गई थी पूरे भारत में शासन करने का, और फिर भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के जरिए अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18, ये टिप्पणी है लखनऊ संधि। तो लखनऊ संधि दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय के मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। यह समझौता जो 19 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1916 को
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। इसी समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नेता का उदय हुआ था, जिसका नाम था जिन्ना पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ का संधि करवाया। लखनऊ की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हुआ। यह समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुसलमान समुदायों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस संधि के प्रमुख निर्माता थे। यह संधि पर पूरा देश कभी नहीं भूलेगा, यह संधि जो कि पूरा देश कभी नहीं भूलेगा और देश इसे केसरी अखबार के नाम से भी याद रखेगा। देश इसे किस नाम से याद रखेगा? केसरी अखबार के नाम से। चलिए, भारत में उपयोगितावाद, ये आंसर करवा चुके हैं प्रश्न नंबर 1 में। तो ये उपयोगितावाद वाला हम लोग कर चुके हैं। उपयोगितावाद है ना, ये प्राच्यवाद, ये सब हम लोग कर चुके हैं ना ऊपर में ही। चलिए, अब देखिए मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ, तो इसे आप लोग रीड कीजिए। मैंने जो ये पॉइंट दिया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो जरूर रीड कीजिए। पूरा जो भी मैंने दिया है ना ये पीडीएफ में, उसे रीड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। गुड लक, है ना, गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डू द बेस्ट, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग बेस्ट कीजिए एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत बहुत अच्छा जाएगा, देखिएगा ना, बहुत मजा आएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपको इसका पीडीएफ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर रहा हूँ। टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो टेलीग्राम से डाउनलोड करने के बाद आप आइए इंस्टा में आइए। इंस्टा में पासवर्ड मांगिए हमसे, पासवर्ड, क्योंकि मैंने हर पीडीएफ में पासवर्ड लगा रखा और ये मैं फ्री दे रहा हूँ। बट आपको देखिए इतना तो करना पड़ेगा, फ्री में दे रहा हूँ, इतना तो करना पड़ेगा कि आप इंस्टा में आइए, मुझसे जुड़िए, मैसेज कीजिए। आपको प्रेम से करना मैसेज, आपको मिल जाएगा पासवर्ड। प्रेम से नहीं करेंगे भैया तो मैं नहीं देने वाला पासवर्ड, फिर मदद नहीं करने वाला मैं। प्रेम से बोलना होगा, ठीक है। चलो, ये हो गया यहाँ पे खत्म। चलिए नेक्स्ट आप वीडियो में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। चलिए जांच करो स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.